आदाब, मैं हूं एहतशामुल हसन और आप सभी का हमारे मसाइल में इस्तकबाल है। और आज हम बात करेंगे कि क्या सियासी पार्टियां मजहबी मुनाफरत, फ़िरका परस्ती और फ़िरका वाराना फसादात की बुनियाद पर वोट लेने में नाकाम रही है और अब वो मसलकी इख्तलाफात को बुनियाद बनाकर वोट हासिल करना चाहती है। पिछले दिनों दिल्ली में कई कॉन्फ्रेंस हुई। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से कॉन्फ्रेंस की गई, ऑल इंडिया मरकज़ी जमीयत अहले हदीस की जानिब से कॉन्फ्रेंस की गई, इंटरनेशनल सूफ़ी कॉन्फ्रेंस की गई जो ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड ने मुनक़िद की थी। साथ ही तो ये सवाल पैदा होता है कि क्या ये तमाम कॉन्फ्रेंस का मकसद क्या था और क्या आपसी इंतशार की कोशिश है या फिर सियासी हलकों में अपनी मजबूत दावेदारी पेश करने की एक कोशिश थी। तो क्या ये आपसी इंतशार की कोशिश है या फिर अपनी सियासी हलकों में एक मजबूत दावेदारी की कोशिश है? इस मौजू पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस बहुत अहम शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं। अगर जमीयत उलमा हिंद की हम बात करें तो जनरल सेक्रेटरी मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब हैं। अब्दुल हमीद नोमानी साहब का इस्तकबाल है। साथ में हमारे मौजूद हैं मरकज़ी जमीयत अहले हदीस के कौमी जनरल सेक्रेटरी मौलाना असगर अली इमाम मेहदी साहब। ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड के कोऑर्डिनेटर हमारे साथ तो मौजूद है मौलाना खुशतर नूरानी साहब और वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के सदर हैं डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब। तो इस प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्या दिल्ली में लगातार कई कॉन्फ्रेंस हुई है, तो इस पर हम ये जानने की कोशिश करेंगे तमाम जो यहाँ पर उलमा किराम बैठे हैं कि इनका पहला रिएक्शन क्या है और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर इस कॉन्फ्रेंस की मंशा और इसका पैगाम क्या था। तो जमीयत उलमा हिंद के मैं मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि मौलाना आप बताएं कि क्या इसका मंशा था। जो भी कॉन्फ्रेंसेस हुई, हम एक कॉन्फ्रेंस की बात नहीं करेंगे अभी, हम उन तमाम कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं कि आखिर इस कॉन्फ्रेंस की मंशा और इसका पैगाम क्या था। पैगाम बिल्कुल साफ है और मुल्क के आवाम को भी पता है, सरकार को भी पता है, तंजीमों को भी पता है। और अब तो जो है ये पूरी दुनिया जो है वो घर आंगन जो है वो बन चुकी है। यहाँ जो आप इधर देखते हैं कि 22 महीने के करीब जो है ये जो मरकज़ी सतह पे जो इक़्तिदार में तब्दीली आई और उसके बाद जो है वो लोग जो आप इससे पहले जो है 6 साल जो है इक़्तिदार में रहने के बाद, लेकिन वो ताकत जो है वो पहले की सरकारों के पास नहीं थी। जिस अक्सरियत के साथ जो है 282 सीटों के साथ जो और मजबूती के साथ जो है नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, इस तरह जो है आप ये कह सकते हैं कि ऐसी ताकत इक़्तिदार में जो है 1200 साल के दरमियान जो है ये इक़्तिदार में आने का मौका नहीं मिला था। तो ऐसे लोगों को लगा कि अब जो है हमारी सरकार है और हम जो चाहें करें, जो चाहें बोलें। तो पूरे मुल्क में जो फ़िरका वाराना महंगी को लेकर जो है और एक लोगों के दरमियान जो एक तरह जो है ताल्लुकात हैं और कई मसाइल को लेकर जो है जो एक तरह जो दूरी पैदा हुई, नफ़रत पैदा हुई और जिस तरह लोगों ने जो बयानात दिए इश्तियाल अंगेज़, तो सब चीज़ों को लेकर जो है ये ज़रूरी हो गया था कि कम से कम जो है जहाँ तक हो सके जो है इसके ख़िलाफ़ जो है आवाज़ उठाई जाए और जो है वो सरकार को मतवज्जे किया जाए कि ये क्या हो रहा है, इसका जो है सबका साथ सबके विकास से जो है वो क्या लेना देना है। ये तो इससे जो है मुल्क जो है पीछे जाएगा और जो है हिंदू, मुस्लिम और ईसाई और दीगर फ़िरक़ों के दरमियान जो है वो नफ़रत पैदा होगी। वो आदमी जो आवाम की तरफ से मुंतखब है और असम्बलियों में जो है पहुँचे हुए हैं और जो है पार्लियामेंट में जो है पहुँचे हुए हैं, उनकी तरफ से अगर इस तरह का बयान आएगा कि जो 85-90% आबादी है हिंदू अक्सरियत की जो है उसको आप जो है वो गलत सिमत में ले जा रहे हैं और अगर इस तरह जो है माहौल में जो है टकराव पैदा होगा और नफ़रत का माहौल बनेगा तो उससे जो है वो मुल्क का माहौल ख़राब होगा और लोग जो है वो तरक्याती कामों पर जो बुनियादी मसाइल हैं उन पर तवज्जो देने के बजाय लोग जो है वो जज्बाती मुद्दों से जो है जुड़ जाएंगे जो मुल्क के लिए, समाज के लिए और वहाँ के आवाम के लिए बेहतर नहीं है। खुशतर नूरानी साहब, आप कितना इत्तेफाक रखते हैं मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब की बातों से? जिस तरह से इन्होंने कहा कि वुज़रा इश्तियाल अंगेज़ बयानात दे रहे थे और इश्तियाल अंगेज़ी का एक सिलसिला शुरू हो गया था, फ़िरका वाराना बयानात दिए जा रहे हैं, साथ में कहीं ना कहीं फ़िरका परस्ती को तक़वियत देने की कोशिश की जा रही थी, उसको रोकने के लिए या उस पर कदगन लगाने के लिए, वो उस आवाज़ को पहुँचाने के लिए ऐवान तक
इस तरह के कॉन्फ्रेंस किए गए और इसके बेहतर नताज सामने आएंगे, जैसा अब्दुल हमीद नोमानी का। क्या आपको लगता है, आपके प्रोग्राम में भी बहुत सारे वुज़रा शामिल हुए, प्राइम मिनिस्टर शामिल हुए, तो आपको लगता है कि अब्दुल हमीद साहब नोमानी साहब ने जो बातें कही हैं वो सही हैं? नहीं, बिल्कुल सही है। मैं इत्तेफाक करता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर जो इंटॉलरेंस का माहौल है और नई गवर्नमेंट के आने से कहीं ना कहीं उस पर फ़र्क आया है और बड़े पैमाने पे आया है। देखिए, जितनी पिछले दिनों कॉन्फ्रेंस हुई, आपने बात की है, सब कॉन्फ्रेंस के अपने अपने मकासद थे, सबके अलग अलग मकासद थे। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि तमाम जितनी कॉन्फ्रेंस हुई है उसको एक साथ जोड़ के देखा जाए। मैं दूसरे के क्या क्या मकासद थे मैं तो ये बात नहीं कह सकता, लेकिन अपने जो वर्ल्ड सूफ़ी फ़ोरम हमने किया है 4 रोज़ा, उसका मकसद बुनियादी तौर पर यही था कि आलमी सतह पर जो इंटॉलरेंस का माहौल है और शिद्दत पसंदी है। देखिए, दहशतगर्दी और शिद्दत पसंदी जो है वो 2 सतह की है मेरी नज़र में। एक तो सबसे बड़ी बात है कि जो अमलन आप देख रहे हैं, जो दाइश और तालिबान वगैरह के ज़रिए जो की जा रही है, इसके अलावा जो इंतहा पसंदी नज़री तौर पर जो इंतहा पसंदी लोगों के अंदर आ गई है, उसको भी काउंटर करने की ज़रूरत है। बुनियादी तौर पर यही, जब लोगों को जब हथियार मिल जाता है तो फिर वो अमली तौर पर दहशतगर्दी करके मैदान में आते हैं। तो वर्ल्ड सूफ़ी फ़ोरम का मकसद ये था, ये करने का इनेकाद, कि इस तरह की कॉन्फ्रेंस के ज़रिए पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया जाए, ये पैगाम दिया जाए कि तसव्वुफ़ एक ऐसा नज़रिया है जहाँ पर ख़ुद हिंदुस्तान के अंदर जब इस्लाम की दावत व तबलीग के हवाले से या गंगा जमनी तश्कील के हवाले से सूफिया ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है और इससे किसी को भी ब्रॉडली इनकार नहीं है। तो उस चीज़ की रिवाइवल और एहया की ज़रूरत है और इसी वजह से पूरी दुनिया से, आलम इस्लाम से नुमाइंदों को बुलाया गया। तकरीबन 25 से ज़्यादा मुल्कों के नुमाइंदे यहाँ पर आए। हिंदुस्तान, आज़ाद हिंदुस्तान में ये पहली बार ऐसा हुआ कि तमाम खानकाहें जो इस्लाम की दावत व तबलीग में और गंगा जमनी तहज़ीब की तश्कील और फ़रोग़ में नुमाया किरदार अदा कर रही थी, वो एक प्लेटफॉर्म पर जमा हुए। तकरीबन 250 से ज़ायद खानकाहों के सज्जादगान और बाहर के मुल्कों के नुमाइंदे मौजूद थे, जिन्होंने बहुत मजबूती के साथ तसव्वुफ़ के फ़रोग़ के लिए काम किया। खुशतर नूरानी साहब, इसका एक मकसद तो सामने आया कि इंटॉलरेंस, आदम रवादारी जो बढ़ रही थी बड़ी तेज़ी से, उसको रोकने के लिए या उसको लेकर के ये कॉन्फ्रेंस मुनक़िद की गई थी। हमारे साथ डॉक्टर कासिम रसूल इलियास भी हैं, वेलफेयर पार्टी के सदर की हैसियत से एक सियासी पार्टी को आप चला रहे हैं। आप जो कॉन्फ्रेंस हुई हैं दिल्ली में, तकरीबन 3 कॉन्फ्रेंस हुई हैं, बड़ी कॉन्फ्रेंस थी तीनों, इसको आप किस तरह देखते हैं? जिस तरह से एक तरफ अब्दुल हमीद नोमानी साहब ने कहा कि जमीयत उलमा हिंद मुल्क में जिस तरह से इश्तिआल अंगेज़ी और फ़िरका वाराना फसादात और फ़िरका परस्ती के बयानात जो दिए जा रहे थे, उस बात को, उस मैसेज को हुकूमत तक पहुंचाने के मकसद से किया गया। दूसरी तरफ इंटॉलरेंस, आदम रवादारी, सूफ़ी जो प्रोग्राम हुए, उसमें कहीं ना कहीं इस बात को उठाने की कोशिश की गई थी। तो आपको क्या लगता है कि जिस तरह से सूफिया कराम के आने से हिंदुस्तान में इस्लाम फैला, लेकिन आज जो सूरत हाल है, कॉन्फ्रेंसेस हो जाती हैं लेकिन पैगामात आम नहीं हो पाते, जो उसका मकसद है, जो जिन चीज़ों को फोकस करने की कोशिश की जाती है वो नहीं हो पाती हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं इन जो 3 कॉन्फ्रेंसेस हुई इनमें से 2 में मैंने पार्टिसिपेट किया और इजहार ख्याल भी किया, जमतुल्लाह की कॉन्फ्रेंस में भी और अहले हदीस कॉन्फ्रेंस में भी, और अगर सूफ़ी कॉन्फ्रेंस का इन्विटेशन होता तो उसमें भी जाता। मेरा ये ख्याल है असल में कि ये तीनों कॉन्फ्रेंसों के दरमियान में एक चीज़ मुश्तरक है, यानी बुनियादी तौर पे ये था कि हिंदुस्तान के अंदर जो इनटॉलरेंस का माहौल पैदा हो रहा है और जिस तरह हिंदू और मुसलमानों के दरमियान नफ़रत की दीवारें की जा रही है और जिस तरह से एक ख़ास हुकूमत या एक ख़ास पार्टी की हुकूमत बन जाने के बाद जिस तरह मुल्क के अंदर बदअमनी का माहौल पैदा हो गया है, इस माहौल के अंदर हमें जहाँ ये इस बरसों से, सदियों से हिंदू और मुसलमान साथ साथ रहते रहे हैं, अंग्रेज़ों ने पहली बार दरारें पैदा करने की कोशिश की थी और उस काम को अब ये मौजूदा जो परसर इक़्तिदार पार्टी है उसको आगे बढ़ावा देना चाहती है। तो वक्त का ये तकाजा था कि हमें हिंदू और मुसलमानों के दरमियान पैदा होने वाली इस खलीज को पाटा जाए। तो एक तो ये इन कॉन्फ्रेंसों का एक मौजू ये था और बहुत अच्छा मौजू था, बहुत ज़रूरी था, ये वक्त का तकाजा था ये। और दोनों कॉन्फ्रेंसों में जिसमें मैं शिरकत हुआ हूँ उसमें मुसलमान भी शरीक हुए, गैर मुस्लिम भी शरीक हुए। दूसरा मौजू जो इस कॉन्फ्रेंस का था वो ये था कि इस्लाम के नाम पर जो दहशतगर्दी का माहौल खड़ा किया जा रहा है मुल्क में भी और मुल्क से बाहर भी, ख़ास तौर से यानी आपके मशरिक़ वस्ता में, इस पर आप देखेंगे कि हिंदुस्तानी मुसलमानों की कोई दीनी जमात या कोई इस्लामी तंजीम ऐसी नहीं थी जिसने इसको कंडेम ना किया हो और इसको गैर इस्लामी ना कहा हो और इसको ये कहा कि इस्लाम का इससे कोई दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं है।
अब अफसोस की बात यह कि हमारे मुल्क में जो कि यानी दहशतगर्दी के नाम पर जो कुछ हो रहा है उसको मुसलमानों से जोड़कर देखना बिल्कुल गलत है। मेरे पास वो तमाम तफसीलात है कि ये मुसलमानों को खामखा इसके साथ मुलविस करने की कोशिश की जा रही है हिंदुस्तान के अंदर, मैं कह रहा हूँ आपसे। या ये कहना कि दाइश और ISIS जो है वो इस मुल्क के अंदर कदम रख रही है, ये बिल्कुल बेबुनियाद बात है। इसकी अब तक कोई सबूत फराहम नहीं कर सकी हुकूमत। तो ये इल्ज़ाम है मेरे नज़दीक इस वक्त जो हो रहा है। लेकिन अलबत्ता ये कि इस्लाम की तस्वीर दागदार हो रही है, जो कुछ बरस यानी मशरिक़ वस्ता में हो रहा है उससे पूरे दुनिया के अंदर इस्लाम की तस्वीर दागदार हो रही है। तो ये बात तो पूरी ताकत और शर बसत साथ में मुस्लिम उलमा की तरफ से आनी चाहिए थी, चाहे वो सूफ़ी कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से आ रही हो, चाहे जमीयत उलमा के प्लेटफॉर्म से आ रही हो, चाहे जमीयत अहले प्लेटफॉर्म से आ रही हो। इसने एक मैसेज दिया कि हिंदुस्तान का जो मुसलमान है ख़ास तौर से बतौर ख़ास दहशतगर्दी की इस ताबीर और इस तशरीह का बिल्कुल मुखालिफ है और इसको इस्लाम के बिल्कुल मुताबिकत इसकी नहीं है। एक बात तो यह है जो इन कॉन्फ्रेंस के ज़रिए से गई है, बहुत अच्छा मैसेज गया है। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि जो बरसकदार हुकूमत है हमारी, उसने जिन बुनियादों पर ये इक़्तिदार में आई थी, सबका साथ सबका विकास, अच्छे दिन आने वाले हैं, इस पूरे 22 महीनों में ये उन मुद्दों पर बिल्कुल फ्लॉप हो चुकी है। और अब क्या है कि नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाने की वो कोशिश कर रही है। यानी ये हिंदू और मुसलमानों के दरमियान, यानी आप देखेंगे कहीं लव जवाहत, कहीं घर वापसी, कहीं गाय का गोश्त, इस नाम पर पिछले 22 महीनों में जो तुमार मचा रखा है इस हुकूमत ने। और अब JNU के मसले को देख लीजिए, JNU के मसले को भी किस तरह से मिस हैंडल किया इस हुकूमत ने। मैं ये महसूस करता हूँ कि ये सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि लोगों की तवज्जो उन असल मसाइल की तरफ न जाए जिसको बुनियाद बनाकर ये बरसर इक़्तिदार आई थी ये हुकूमत। तो अब देखिए कि हमारे यहाँ महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, दलित परेशान है, मुसलमान परेशान है, ईसाई परेशान है, सब लोग परेशान हैं और सब लोगों को अपनी तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का मसला तंग कर रहा है। ऐसे में जब लोग मुतालबे कर रहे हैं कि हुकूमत डिलीवर करे, हुकूमत ने जो वादे किए थे उसको पूरा करे, तब आपको गैर ज़रूरी कामों में उलझाया जा रहा है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कि ये जो इस वक्त में ये कॉन्फ्रेंसेस ने बहरहाल ये मैसेज ज़रूर दिया है कि हम अमन के ख्वाहिशमंद हैं, हम पूरे दुनिया में अमन चाहते हैं, अपने मुल्क में भी अमन चाहते हैं और हम चाहते हैं कि इंसाफ हो, सबके साथ बराबरी का सलूक हो और मुसलमानों और हिंदुओं के दरमियान नफरत की दीवारें न खड़ी की जाए। हिंदू और मुस्लिम के दरमियान नफरत की दीवारें खड़ी ना हो। बातों का सिलसिला हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्या इन कॉन्फ्रेंस के सियासी पहलू पर हम बात करेंगे। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद बहुत जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका खैर मकदम है। और जैसा हम बात कर रहे थे कि जो भी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई है उसके क्या पैगाम थे, असगर इमाम मेहदी साहब, मौलाना, जिस तरह से हम बात कर रहे थे कि जो भी कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई हैं उसके क्या पैगामात और क्या मंशा थे, वो बहुत मुख्तसरन आप बताएं कि क्या किस मकसद के तहत आपने ये प्रोग्राम किया था और उसमें आप कितना कामयाब रहे हैं। कोई भी आदमी हो, ख़ास तौर पर मोमिन एक मुसलमान, तो अल्लाह ताला की ज़ात पर पूरा यकीन रख कर करता है। दहशत गर्दी इस वक्त है, मुआशरे में 10 तरह की बुराइयाँ रोज़ रोज़ फैल रही हैं और कभी कभी कहने वाले ये कहने लगते हैं कि भाई कहाँ हैं वो लोग जो इस्लाह का काम करते हैं, इस्लाह मुआशरा का काम करते हैं, कुछ असरात नज़र नहीं आते। हम उसके कायल नहीं हैं। हम तो कहते हैं कि जब बुराइयों का सैलाब आया हुआ है तो यही तंजीमें हैं जो कॉन्फ्रेंसों या मुख्तलिफ़ ज़राए से उस पर न बांध सकें, उसको ख़त्म न कर सकें, लेकिन उसको कम करने में बहरहाल अपना किरदार अदा करती हैं, गरचे उनका आज़्म होता है कि मुकम्मल बुराइयों का ख़ात्मा हो। उसी सिलसिले की जुड़ी हुई एक और मुआशरे की ख़राबी और नासूर ये है कि दहशतगर्दी बहुत तरीक़े से हमारे मुल्क को भी और दुनिया के और मुल्कों को भी अपने चपेटे में ले चुकी है। ख़ास तौर पर दाइश का मसला जब से आया है तब से मैं देख रहा हूँ कि आलमी सतह पर एक हंगामा खड़ा है और वाकई बाज़ मुल्कों में बहुत उसके बुरे नताइज आए हैं। उसी के ज़िम्न में ये है कि इमाम जो है वो मुआशरे को बदलते नहीं, मुआशरे की बुराइयों को बदलते नहीं, बल्कि वो रूह को, आत्मा को बदलते हैं। और ये उनका काम है कि एक बच्चे से लेकर के एक बूढ़े तक, एक मर्द से लेकर के एक औरत के टच में वो होते हैं मुख्तलिफ़ नाहिये से और तकरीरें करते हैं। तो वो बुनियादी किरदार अदा कर सकते हैं जवानों को, ख़ास तौर पर इस तरह की किसी भी आतंकवादी हमले, फ़िक्री हमले से, उनके जहन ख़राब करने से या इस तरह के लोगों से
ख़ास तौर पर मुस्लिम यूनिटी में एक बात ख़ास तौर पर है कि दुनिया ने देख लिया, हमारे भारत ने ख़ास तौर पर देख लिया कि दहशतगर्दी मुसलमानों में नहीं है, बड़ी बड़ी आजमाइशें आईं, इसमें उम्मत पूरे तौर पर बेहतर उतरी है, लेकिन उसके बावजूद भी दबाव में इतनी है कि नई नस्ल के बारे में डर होने लगता है कि ऐसा न हो कि रद्द अमल कहीं सामने आ जाए और कहने का मौका मिल जाए उन लोगों को जो इंसाफ नहीं कर पा रहे हैं कि देखो हम कहते थे आज सामने आ गए। तो अइम्मा जो है बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं इस सिलसिले में, और सबसे पहला हक उनका यही है कि कम से कम वो धार्मिक लोग हैं और इमाम कहलाते हैं तो उनको गुलाम ना बनाएं और उनके हुकूक अदा करें, उनकी बातों को सुनें। मौलाना देखिए मौलाना, ये तकरीबन 3 कॉन्फ्रेंस दिल्ली में हुई, तकरीबन तमाम के मौज़ूआत और मंशा और पैगाम सेम हैं। ये अलग बात है कि अलग अलग जगहों पे हुआ, अलग अलग तंजीमों ने किया, तो क्या मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी साहब इस नाजुक दौर में क्या नहीं लगता है कि इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की ज़रूरत है? जैसा कि आप तमाम ने जिक्र किया अभी कि अभी जो वक्त है, जो हालात है, उसमें जो पैगामात जा रहे हैं लेकिन अलग अलग प्लेटफॉर्म से जा रहे हैं, तो ऐसी सूरत में क्या इस बात की ज़रूरत नहीं है कि कहीं इत्तेहाद बैनुल मुस्लिमीन की ज़रूरत महसूस की जा रही हो? देखिए, समाज भी बहुत बड़ा है और हमारे मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, तो ये तंजीमें जो है वो आप जिनका नाम ले रहे हैं वो समाज के हिसाब से कम है, तो सबका अलग वजूद है और मकासद भी होते हैं। लेकिन यह है कि आपने ये देखा होगा कि हम जो है और दूसरे प्रोग्रामों में, चाहे हमारा प्रोग्राम हो या मौलाना असगरी इमाम महदी का प्रोग्राम हो, ये एक दूसरे के प्रोग्राम में हम लोग शिरकत करते हैं और नुमाइंदगी होती है, तो ये जो है वो कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि आप जो है जो मसाइल हैं और जो मुश्किलात हैं उनको लेकर जो है कहीं जो है वो मुतजाद जो है रवैया तो नहीं है, लेकिन ये कि इस हवाले से आप देखेंगे कि कोई मुतजाद जो है रवैया नहीं है। सब आदमी जो है अगर ये एक मकसद के लिए काम कर रहे हैं और अलग अलग सतह पे कर रहे हैं, तो इसमें जो है हमें कोई जो ऐसी बुराई और जो है वो खामी नज़र नहीं आती है। खुश्ता नूरानी साहब, जैसा कि अब्दुल हमीद नोमानी साहब ने अभी कहा कि मुद्दे एक हैं, प्लेटफॉर्म अलग है, लेकिन इसका कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इसके असर नहीं नुमाया हो रहे हैं कि भाई सब खुद ही बटे हुए हैं, एक आवाज़ में कोई बात सामने नहीं आ रही, आप में मजबूती नहीं आ रही है? देखिए, ये फितरत के ख़िलाफ़ बात की जा रही है कि तमाम तंजीमों को ज़म कर दिया जाए, तमाम उम्मत मुस्लिमा एक प्लेटफॉर्म पे हो जाएं, ये फितरत के ख़िलाफ़ बात है। हिंदुस्तान में आप कहें तमाम सियासी पार्टियां ख़त्म हो जाए, जी बिल्कुल फितरत के ख़िलाफ़ है। इत्तेहाद फितरत के नहीं, खिलाफ इत्तेहाद की बात नहीं कर रहा हूँ मैं कह रहा हूँ, आपने कहा कि एक प्लेटफॉर्म जैसे कि इन्होंने कहा अभी, प्लेटफॉर्म अलग है, ये इख्तलाफ नहीं है, प्लेटफॉर्म अलग है, बात अपनी अपनी सतह से वही की जा रही है। लेकिन आप ये कहें कि सब पार्टियां ख़त्म कर दी जाएं, तमाम तंजीमें ख़त्म करके एक पार्टी एक तंजीम बन जाए, समझे, ये फितरत के खिलाफ है। इशूज पर इकट्ठा तो हो सकते हैं, कुछ खास इशूज हो, कुछ खास टॉपिक्स हो, जैसे दहशतगर्दी एक बड़ा मुद्दा है जी, उस पर क्या आप एक सब इकट्ठा नहीं हो सकते, एक साथ मतलब नहीं आ सकते कि चलो इस मसले पर हम एक साथ बात करेंगे या एक साथ कोई पैगाम पहुंचाएंगे, एक साथ पैगाम पहुंचाएंगे? एक साथ बात की जा रही है। अगर हम अपने घर में बैठ के बात कर रहे हैं, आप अपने घर में बैठ के बात कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल अपीयरेंस हो तभी बात आपकी हो रही है। पूरे उम्मत मुस्लिमा की तमाम तंजीमों की तरफ से अगर इकट्ठे बात की जा रही है दहशतगर्दी के खिलाफ, तो ये क्लियर गवर्नमेंट को पैगाम जा रहा है और पूरी दुनिया के अंदर ये पैगाम जा रहा है कि उम्मत मुस्लिमा दहशतगर्दी के खिलाफ है। ठीक है, खुश्ता नूरानी साहब ने कहा कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक प्लेटफॉर्म पर से ही दिया जाए, लेकिन क्या आपको लगता है कि वो बात में वो ताकत, वो दम, वो खम आ पाएगी अलग अलग प्लेटफॉर्म से, या फिर इकट्ठे अगर उस बात को वहाँ तक पहुँचाई जाए जहाँ हमारा मकसद है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण या अहमियत का हामिल होगा? कासिम रसूल इलियास साहब। देखिए, पहली बात तो यह है कि असल चीज़ है इश्तराक के, यानी नज़रिए के अंदर इश्तराक हो और अमल के अंदर इश्तराक हो। अगर ये पाया जाता है तो एक प्लेटफॉर्म शेयर करना ज़रूरी नहीं है। जहाँ तक मैं 2 कॉन्फ्रेंस का मैंने जिक्र किया आपसे जिनमें मैंने शिरकत की, उसमें मैंने ये देखा है कि मुख्तलिफ़ तंजीमों के नुमाइंदे उस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौजूद थे। तो यानी ये सिलसिला तो बहुत ही मुस्बत कदम है कि किसी एक तंजीम का प्रोग्राम हो रहा है और उस तंजीम ने दूसरी तंजीमों के नुमाइंदों को भी अपने प्लेटफॉर्म पर बुलाया है, तो ये इश्तराक अमल नहीं है क्या?
ये क्या एक प्लेटफॉर्म से बात नहीं जा रही है क्या? एक ही प्लेटफॉर्म से बात जा रही है। वो प्लेटफॉर्म चाहे जमीयत अहले हदीस का हो, या वो प्लेटफॉर्म जमीयत उलमाए हिंद का हो, या वो प्लेटफॉर्म सूफी कॉन्फ्रेंस का हो, उन प्लेटफॉर्मों से जो पैगाम जा रहा है, अगर वो पैगाम कॉमन है और सूफी कॉन्फ्रेंस में कौन कौन लोग थे, किस जमात के लोग थे? नहीं, देखिए, जैसा कि मौलाना ने अर्ज़ किया कि उसमें हमने सिर्फ सूफिया ही को बुलाया था, गैर सूफिया को नहीं बुलाया था। तो जाहिर बात है कि जो गैर सूफिया है वो उसमें मौजूद नहीं थे। तो लेकिन बहरहाल उन्होंने भी वही बात कही, दहशतगर्दी के सिलसिले में वही मौक़िफ़ इख्तियार किया जो दूसरे लोगों ने इख्तियार किया था। तो एक बात तो ये है मेरे ख्याल से, ये बहुत क्लियर मैसेज गया, और मैं समझता हूँ कि इस वक्त का या इस महीने का ये बड़ा अहम ये कॉन्फ्रेंसें हुई है जिनके दरमियान कम से कम इश्तराक के यानी मकसद का इश्तराक था, अमल का इश्तराक था, और नज़रिए का इश्तराक था। तो ये चीज़ बड़ी अहम है कि किसी ने भांत भांत की बोलियाँ नहीं सुनाई दी, अलग अलग ज़बानें नहीं इख्तियार की गई, ज़बान भी एक थी और अल्फाज भी बड़े मोहतात इख्तियार किए गए थे, कुरान सुन्नत को बुनियाद बनाया गया था। एक बात तो ये है। अलबत्ता मैं ये समझता हूँ कि ये मौजू ये डिबेट का नहीं है किसी यानी टीवी चैनल के, ये मिल्लत के अंदर का एक मौजू है। वो मौजू ये है, हमारे दरमियान में अगर कुछ ज़ैली और ज़िमनी किस्म के मौज़ूआत पर इख्तलाफात हैं तो उसको भी रिज़ॉल्व करने की ज़रूरत है, और एक जो कॉमन यूनियन प्रोग्राम बनता है या आपस में एक साथ साथ रहने के सिलसिले में जो एक वो यानी कोई एक लेकिन मौलाना, क्या आपको लगता है कि मसलकी नज़रियाती इख्तलाफात ख़त्म हो पाएंगे? क्योंकि एक लंबे अरसे से मसलकी इख्तलाफात जारी हैं, लोग इसी में रचे बसे हैं, ऐसा लगता है। फ़िलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद फिर हम बात करेंगे क्या है सियासी पहलू इस पूरे मामले की। हम बातचीत के लिए फिर से हाजिर होते हैं, फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है, और हम बात करेंगे तमाम अपने मेहमानान से कि क्या है इन कॉन्फ्रेंस के पीछे सियासी पहलू या सियासी मुज़मिरात। हमारे साथ मौजूद हैं मौलाना अब्दुल हमीद नुमानी साहब। गर्चे ये प्रोग्राम मौलाना अरशद मदनी साहब की क़यादत वाली जमीयत ने किया था, लेकिन मौलाना महमूद साहब उस स्टेज पर मौजूद थे। तो क्या लगता है, आपने किसी एक बड़ी पार्टी को मदऊ किया? छोटी पार्टियां भी आपके स्टेज पर थी, लेकिन बड़ी पार्टी को आपने, किसी एक बड़ी पार्टी, अगर हम बात खुलकर करें तो कांग्रेस को आपने मदऊ किया, बीजेपी को नज़रअंदाज किया। इसके पीछे आखिर क्या मंशा था? अगर पैगाम पहुंचाना है तो उस शख्स को ज़रूर बुलाना चाहिए जिस तक हमें पैगाम पहुंचाना है। अगर आपने जमीयत उलमा की तारीख़ जो है देखी होगी तो उसमें जो है बरेलवी मकतब फ़िक्र के लोग भी और अहले हदीस के लोग जो है वो बुनियादी अरकान में थे। और सियासी पार्टियों का जहाँ तक ताल्लुक़ है तो आरएसएस से और संघ से और जनसंघ से हमारा जो है वो नज़रियाती इख्तिलाफ है। तो इस हवाले से जो है हम जो है वो प्लेटफार्म जो है वो शेयर नहीं करते उनके साथ जो है, लेकिन यह है कि दूसरी पार्टियों के साथ जो किसी न किसी दर्जे में हम समझते हैं कि वो हमारे नज़रिए से जो है वो पार्टियां जो मुत्तफिक है, और वो फ़िरका परस्ती जो है वो उसूली तौर पे नहीं है। कम्युनिस्ट पार्टियां हैं और जो है समाजवादी है और कांग्रेस है, तो सबके नुमाइंदे वहाँ मौजूद थे। मतलब आपने कहा कि बीजेपी से आपके नजरियाती इख्तलाफात हैं? जी बिल्कुल। और कांग्रेस और दीगर पार्टियों से नजरियाती इख्तलाफ नहीं। ये कांग्रेस का आप उसूल देखें और दस्तूर देखें तो उसमें आपको कोई कमी नजर न आएगी। ये जो गड़बड़ियां जो है वो ये है कि वो ईमानदारी से जो है अपने वादे पे, दस्तूर पे और जो उसूल है वो जो है उन चीजों पे अमल नहीं कर रही है। इसलिए जो है ये कहना कि जो है इसको नहीं बुलाया, और ऐसे प्रोग्राम है हमने तो जो है वो आरएसएस के जो है वो सरबराह को जो है सरसंचालक को भी आपने प्रोग्राम में बुलाया, तो वो जरूरी था चूंकि वही ये मुद्दा उठाते हैं। यहाँ जरूरी नहीं था कि आप प्राइम मिनिस्टर को दावत देते। प्राइम मिनिस्टर किसी पार्टी का नहीं होता, प्राइम मिनिस्टर मुल्क का होता है। ये ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जो है वो मुल्क का जो है नुमाइंदा है, तमाम आवाम का जो है नुमाइंदा है, लेकिन जो है अभी तक जो है हमने अमली तौर पे जो है वो ऐसा नहीं देखा नजरियाती तौर पे कि काम चलाओ भर जो है हम हमारी फिक्र से उनकी हम आहंगी है। अगर ये होगा तो उनको भी बुलाएंगे। कोई हमारे यहाँ ऐसा नहीं कि कोई शजरे ममनुआ है। अरे नहीं साहब, आप इतने बड़े, हमने वाजपेयी को बुलाया था ना, हमने वाजपेयी को आपने ईद मिलन प्रोग्राम में बुलाया था। इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की जिसका मकसद था मैसेज देना कि मुल्क में क्या कुछ हो रहा है।
तो उसके किसी न किसी जिम्मेदार को तो बुलाना चाहिए था, ताकि वो मैसेज लेकर जाते, वहाँ कुछ बोलते, वो कुछ बताते। इल्ला ये कि आपने कांग्रेस पार्टी के गुलाम नबी आजाद को आपने बुलाया, उन्होंने ISI और RSS का कंपैरिजन और मुआवजा कर दिया। जिस तक हम पैगाम पहुंचाना चाहते थे वो पैगाम पहुंच गया, वो सुन लिया, हमसे ज्यादा वो सुनते हैं। मौलाना असगर अली इमाम मेहदी साहब, आपने भी प्रोग्राम किया। पहले दिन का प्रोग्राम तो ऐसा मालूम पड़ रहा था कि 100% मजहबी है, लेकिन दूसरे दिन के प्रोग्राम में देखा मैंने कि वो भी कहीं मजहबी नहीं रहा, उसमें भी कई पार्टियों के लोग नजर आए मुझको। तो क्यों आपने पहला दिन का प्रोग्राम ऐसा रखा, दूसरे दिन में पार्टियों के लोग नजर आए, लेकिन उसमें भी कोई बड़ी पार्टी हम अगर कह लें तो उसको आपने मदऊ नहीं किया था, या फिर वो आए नहीं? देखिए, हमारा कोई ये नया मसला नहीं था। हमने अपनी एक कहिए कि कोई बड़ी अंदरूनी या कोई ख़ास पॉलिसी नहीं रही मेरी, लेकिन मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद की कॉन्फ्रेंसों में हमने आम तौर पर ये रखा कि हमारी 2 रोज़ या 3 रोज़ की कॉन्फ्रेंस हमेशा होती है। ये कॉन्फ्रेंस हमारे 2 रोज़ा थी। उसमें हमेशा हमने ये किया कि दूसरे दिन यानी अतवार वाले दिन में हम पहली निशस्त सियासी जमात असल नहीं होते, यानी मिली तंजीमें जो हमारी हैं जितनी, उनके लिए ख़ास रखते हैं। उसमें से मिली तंजीमों के साथ गैर मुस्लिम तंजीमें जो धार्मिक हैं उनको भी, जैसे शंकराचार्य वगैरह हैं या सिख हजरात हैं और भी धर्म के लोग हैं, उन सबको खास तौर पर भाईचारे के लिए। ये लोग तो तकरीबन तमाम मुस्लिम तंजीमों के प्रोग्राम में आते हैं, ये कोई पहली दफा नहीं है। हमारे जो भी प्रोग्राम होते हैं, वो जमात इस्लामी का हो, जमीयत का हो, ये आते हैं, ये लोग आते हैं। लेकिन पॉलिटिकल लोगों को आपने बुलाया जो दूसरे दिन, उसमें क्या बीजेपी को आपने मदऊ किया था, कांग्रेस से किसी बड़ी पार्टी के लीडर को आपने मदऊ किया था, वो आए नहीं या मदऊ नहीं किया था? इससे पहले भी हमने यही किया था कि आम तौर पर मुस्लिम तंजीमों और शंकराचार्य और हिंदू और सिख सबको दावत दी हमने, और उसी के साथ हम जब सियासी पार्टियों में से किसी एक के वरिष्ठ नेता को हम जब दावत देने गए तो वहाँ हमने अपने आप को रोका ही नहीं कि हम दूसरी पार्टियों को ना कहें। उसमें आप उसको अच्छा कहें बुरा कहें, हम उसमें जा कर के जैसे मुस्लिम तंजीम के यहाँ आमतौर पर जाते भी हैं, अपना नुमाइंदा भी भेज देते हैं कि हज़रत आपको आना है, उस तरीके से हमने सियासी पार्टियों में कभी नहीं किया है। इल्ला माशाल्लाह कभी ऐसी कोई बात आ गई तो हमने हर पार्टी को बिला पार्टी देखे हुए शख्सियात को हमने मुख्तलिफ पार्टियों के खतूत भेज दिए थे। आप देखेंगे हमारे तीनों आर्गन जो हैं, हिंदी, अंग्रेजी, इस्लाह समाज, द सिंपल ट्रूथ मंथली और अंग्रेजी पर्चा, और उस सब में हमने मैसेज किन लोगों को मदऊ किया था जो आए नहीं? देखिए, मैंने वहाँ पर देखा NCP के लीडर थे, वहाँ पर मैंने देखा बहुजन समाजवादी पार्टी के लीडर थे, और भी कुछ रहे होंगे बहरहाल। लेकिन आपने बड़ी पार्टी अगर बीजेपी और कांग्रेस की बात करें तो इन दोनों में से किन लोगों को मदऊ किया था और वो नहीं आए? हमारी एक आदत होती है कि आम तौर पर जैसे मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट है, उनको आम तौर पर हम दावतनामा भेज देते हैं। इसी तरीके से जो वजीर होते हैं, मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट को क्यों भेजते हैं? क्योंकि हम हिंदुस्तान में रह रहे हैं, हमारे मसाइल सिर्फ मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट हल नहीं कर पाएंगे। वो तमाम लोगों की कौमी यकजहती की बात करते हैं, हम फिर इस तरह की बात करते हैं। ये अर्ज कर दूं कि पूरी बात आप मेरी सुन लें, थोड़ी सी 2 जुमलों में कह देता हूं कि हमने तमाम जैसे मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट को भेजते हैं, उसी तरीके से हम कोशिश करते हैं कि अहम नेता किसी के भी पार्टी के हों उनको भी भेजते हैं। चुनांचे मैंने सबको भेजा था। आप मेरे सीनियर्स देखें सारे पर्चों के स्पेशल इशू, तो उसमें आपको 1-2 भाजपा के लोगों के भी मैसेज मिल जाएंगे, उससे आपको पता चलना चाहिए। कांग्रेस के लोगों का भी सजादी का उसमें मतलब है, सब लोगों का तमाम है। पार्टियों को मदऊ किया, लेकिन उसमें से कुछ मैंने लोगों ने दावतनामा भेजा, मुनासिब नहीं समझा। बहरहाल मौलाना खुशतर नूरानी साहब, सूफी कॉन्फ्रेंस कामयाब कॉन्फ्रेंस रही है जैसा लोगों की राय है, लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल कि आपके प्रोग्राम को हम अगर बात करें तो ठीक है, प्रधानमंत्री आए, सबके प्रधानमंत्री है, लेकिन आपके भी प्रोग्राम में बीजेपी के अलावा, यानी जो NDA की सरकार है उसके वजीरों के अलावा कोई दूसरे लोग नजर नहीं आए। क्या मैं सही कह रहा हूं? अगर सही कह रहा हूं तो क्यों ऐसा है? नहीं, आप मुझे उन वजीरों का नाम बताएं जो नजमा हेपतुल्ला आई, बस नजमा हेपतुल्ला जो कि राजनाथ सिंह को आपने मदऊ किया था, वो नहीं आ पाए। और बताइए, राजनाथ सिंह को मदऊ नहीं किया, मदऊ किया था आपने? नहीं जी,
हमने सिर्फ देखिए बहैसियत हेड ऑफ द स्टेट प्राइम मिनिस्टर को मदऊ किया और बहैसियत मुस्लिम अक़लियती वजीर के नजमा हेपतुल्लाह को राजनाथ किया। सिंह को भी आपने राजनीति- मदऊ किया था। नहीं, दूसरी बात यह है कि बहुत से लोगों ने ये बात उठाई कि इससे पहले भी अखबारों में ये बात उठती रही कि आपने बीजेपी के एक आदमी को किया, बीजेपी के आदमी, तो बहैसियत हमने उस वक्त भी कहा था और आज भी कह रहे हैं कि बहैसियत प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि हमारी मुश्किलात, हमारे मसाइल जिन तक हम पहुंचाना चाहते हैं हम उनको सामने बिठा के पहुंचाना चाहते हैं और हमने उन तक भी अपनी बात पहुंचाई, रेजोल्यूशन के ज़रिए भी, एलामिया के ज़रिए भी, और वहाँ बैठ के जो आपने स्पीच सुनी होगी उसके ज़रिए भी पहुँचाने की कोशिश की है। उसके अलावा बहुत से हालांकि बहुत से बीजेपी के बहुत से लोगों ने, मतलब जो मुस्लिम थे, उन्होंने चाहा कि हम भी शरीक हों, लेकिन हमारा क्लियर कट स्टैंड था कि बीजेपी के हों या किसी के भी हों, हमारा कंसर्न चूँकि जिस शोबे से है हमें उन्हीं को मदऊ करना, हमने उन्हीं को मदऊ नहीं, किया। आप कैसी बात कर रहे हैं? बीजेपी के बहुत सारे लीडरान प्रोग्राम में मौजूद थे, आप लेकिन बताएं मुझे, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप बताइए। देखिए, एक तो नजमा हेपतुल्लाह थी, उसके अलावा वो तो मैं आपसे छोटे, कह रहा अगर हूँ, उसके अलावा बताइए दिल्ली ना। सरकार की अगर बात करें तो बहुत सारे लीडरान आप थे। मुझसे, मैं आपसे नाम आप पूछ रहा विजुअल हूँ, देख लीजिए, विज्ञान भवन आप में मौजूद विजुअल, था, आप नाम बताइए। विज्ञान भवन में मौजूद थे, हम नाम आप नाम सबका बताइए। नाम लेना मुनासिब नहीं है यहाँ पर, नहीं। लेकिन मौजूद थे, मैं जानता हूँ, मैंने देखा है वहाँ पर, बहरहाल। लेकिन आपने ये मुनासिब नहीं समझा कि किसी दूसरी पार्टी को मदऊ किया जाए, जबकि वहाँ पर और भी देखिए, ये लीडरान कोई मौजूद सियासी थे। प्रोग्राम नहीं था जिसको आप कह रहे हैं कि जिसको लेकिन- सारे पार्टियों को लोगों को मदऊ किया जाए, ये कोई सियासी प्रोग्राम नहीं था। अच्छा, सियासी प्रोग्राम होता तो हम जरूर मदऊ करते। हमारा एक खास कंसर्न था इस प्रोग्राम के जरिए, जिनको जो मुताल्लिक अफराद थे उनको मदऊ किया गया। बाकी ये थोड़ी कोई है कि सियासी प्रोग्राम हो रहा है, सियासी एजेंडा है कि जिसपे हम तमाम पार्टियों को बुलाएंगे। लेकिन और इसीलिए ये भी आप लेकिन एक मौलाना, बात एक और सवाल- क्लियर कर दूं, मुझे नहीं, एक बात और क्लियर कर ले दीजिए कि इस वजह से उनके लिए जो हमें अपनी बात पहुंचानी थी, एक प्रोग्राम में हमने मदऊ किया, वरना 18, 19, 20 हमने किसी भी प्रोग्राम में कोई भी मामूली, चाहे वो मुस्लिम मेंबरान पार्लियामेंट भी हो, अगर वो सियासी आदमी हो, तो हमने उनको मदऊ नहीं किया। अच्छा, ठीक है मौलाना, आपने सूफी कॉन्फ्रेंस कराया, बहुत कामयाब रही, लेकिन आप देख रहे हैं कि विज्ञान भवन में प्रोग्राम हुआ, सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम रहे और सब कुछ रहा है ना चारों तरफ। ये इल्ज़ाम आ रहे हैं लगातार कि ये कहीं ना कहीं हुकूमत नवाजी का मंजर पेश कर रही थी ये सूफिया कॉन्फ्रेंस। मैं बहुत क्लियर बताता हूँ कि आप मामूली सा एक जुलूस भी निकालते हैं तो हुकूमत के यानी बरसरे इक़दार जो भी होगी मौलाना उसके अरशद ताउन के मदनी- बगैर नहीं कर सकते अच्छा, ये काम। मौलाना आप अरशद जुलूस मदनी ने निकालते ताउन हैं, नहीं आप लिया। डीएम से आप आपको परमिशन ताउन लेते मिला था क्या मौलाना? असगर अली मेहदी साहब से पूछ रहा हूँ। मैं तो कभी नहीं किसी आप- से किसी तरह का ताउन नहीं लिया है, रह गया इंतजामिया जमीयत का जो उलमा काम हिंद को वो ताउन करती मिला है। था किसी नहीं, तरह? ठीक है, ताउन आगे से चलिए। क्या मुराद है आपकी? जिस- ताउन से क्या मुराद है? आप जो कह रहे हैं वही नहीं नहीं, वही। आप ये प्रोग्राम करते हैं तो या हुकूमत से क्या सिक्योरिटी नहीं लेते हैं? मुझे बताइए। लेते हैं बिल्कुल से, आपको सिक्योरिटी ठीक की है। जरूरत है। आप क्या ये अपील नहीं ठीक करते है, कि आपके मौलाना, मेहमान आए तो वीजा आप उनको दें? हाँ। ये अपील नहीं करते हैं। इसके अलावा कौन सी ताउन की बात है वो बता दीजिए आप। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद बातों का सिलसिला रखेंगे, ये जो बातचीत हो रही है उसका सिलसिला जारी रखेंगे और हम बात करेंगे क्या मुसलमानों पर इस कॉन्फ्रेंस का असर पड़ेगा। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका खैर मकदम है। कासिम साहब, जिस तरह से ये प्रोग्राम कॉन्फ्रेंस तीनों हुए, ठीक है, बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस तीनों रही, लेकिन इसके क्या असरात जो अवाम पर, पब्लिक पर क्या असरात मुरतब होंगे? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैं ये महसूस करता हूँ तीनों कॉन्फ्रेंस में कि ख़ास तौर से ये जो सूफ़ी कॉन्फ्रेंस हुई थी, इसके तमाम तर अच्छे पहलुओं के साथ में मेरे नज़दीक इसका ख़राब पहलू ये था कि इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह मुल्क के वज़ीर आज़म ने किया। तो क्या इसमें नहीं, इतराज़ मैं का- इसमें बता इतराज़ दूं की क्या बात ही है? नहीं, कोई ये अगर इतराज़- प्रधानमंत्री करते हैं तो बड़ी बात मेरा है। इतराज़ सुन लीजिए ना, आप क्या था। मेरा इतराज़ सिर्फ ये था कि प्रधानमंत्री है, ज़ाहिर बात है प्रधानमंत्री हो, किसी एक पार्टी का नहीं होता, सबका होता है। लेकिन ये एक बात मौलाना ये अब्दुल हमीद नवानी साहब को शिकायत है कि हमारे प्रोग्राम नहीं में नहीं, नहीं मेरी आए। बात सुन लीजिए आप। देखिए नहीं, मेरी बात सुन लीजिए आप। तो मेरा मौलाना असगर साहब को होगी नहीं, शिकायत। मेरी बात सुन लीजिए आप। मेरा कहना सिर्फ ये है कि प्रधानमंत्री का एक माजी है हाँ, और जो कुछ उनके दौर इख्तियार में गुजरात में हुआ वो हमारे सामने है। और अब ये हम महसूस ये कर रहे थे कि वो उस मुल्क के प्रधानमंत्री बनने के बाद उस माजी से अपने आप को अलग कर लेंगे और सबका साथ सबका विकास के जिस नारे के साथ वो इख्तियार में आए हैं, उसके बाद इस मुल्क में वाकई अमन और मोहब्बत और आश्ती की फिजा पैदा होगी।
लेकिन पिछले 22 महीने में जो फ़िरका वाराना यानी कशीदगी इस मुल्क में पैदा की है, उसमें हुकूमत के वज़रा का, जिसका अब्दुल हमीद नूमानी साहब ने नाम लेकर बताया, साक्षी महाराज हों या मरकज़ी हुकूमत के वज़ीर हों, या जिस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए कि जो मोदी के साथ है वो हरामज़ादे हैं, जो उसके ख़िलाफ़ है वो हरामज़ादे हैं, या लव जहाद की बात, या ये अभी आगरा के अंदर इनके वजीर की जो इश्तियाल अंगेज़ी है, आप ये पूरा एक 22 दिन का मंजरनामा देखिए, पूरे मुल्क के अंदर फिर मुजफ्फरनगर के फसादात जिस तरह खुलासा हुए। यही कहना नहीं, चाह मैं रहे ये हैं भी कि कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री से जब प्रधानमंत्री मुल्क में के ये सब रवैये- कुछ हो रहा है तो प्रधानमंत्री से इफ्तिताह नहीं कराना चाहिए। मेरा ये कहना है कि प्रधानमंत्री ने अगर वाकई इस मुल्क में ये तासुर पैदा किया हो कि उनकी हुकूमत में अमन और राष्ट्रीय के लिए वो जिसका हलफ उन्होंने लिया है उसके लिए वो पाबंद है, हाँ, उसकी खुशबू कोशिश कर नूरानी रहे साहब, हैं। नहीं, प्रधानमंत्री बस साहब, सुनिए, जी। दूसरी बात ये कि आप देखिए कि ये सब कुछ हो रहा है, लोग प्राइम मिनिस्टर से ये मुतालबा कर रहे हैं यानी ऐवान पार्लियामेंट में, इस पर आप बोलिए, वो चुप्पी इख्तियार लिए हुए मौन धारण करे हुए। तो इसका मतलब ये कि प्रधानमंत्री की हिमायत है उन लोगों को जो इस मुल्क में इश्तियाल अंगेजी कर रहे हैं। तो अब ऐसे इसमें प्रधानमंत्री का ये कहना सूफी कॉन्फ्रेंस सवाल तो पैदा हुआ, सूफी कॉन्फ्रेंस में आगे ये कहना कि इस्लाम अमन का मजहब है, इस्लाम अमन का मजहब, ये अल्फाज वजीर आजम के ज़बान से अच्छे नहीं सुनाई देते। क्या तो कहेंगे पहली आप? बात पुष्ट तो मैं नूरानी ये साहब, क्लियर कर दूं कि आपने भी अभी दोहराया है, आप एक जिम्मेदार मीडिया के फर्द में हैं, कि प्रधानमंत्री ने इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह नहीं किया था। आपने अभी इस बात को दोहराया है कि प्रधानमंत्री ने इस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह किया था, बहैसियत मेहमान हमने उनको बुलाया था जब वो एक सेशन हो नहीं, लेकिन चुका था, मीडिया उसके में यही बाद बात आए। है, मीडिया में यही बात है कि मीडिया में गलत है, वो प्रधानमंत्री तो आप भी वहाँ मौजूद ने इस थे, इस सूफी आप कॉन्फ्रेंस को मौजूद थे, अगर कोई बड़ा आदमी आता है ना जी। तो लोग इफ्तिताह तो नहीं, तो उसी आप से क्यों कराते हैं, गलत और ये बोल बात रहे है हैं? कि प्रधानमंत्री किस वक्त आए थे वो आपको पता है, वो बीच में आए थे और एक बहैसियत मेहमान आए, उन्होंने अपने आप को जो पेश कर रहा था उन्होंने कहा। और रही बात ये कि उनका एक माजी है, वो बिल्कुल है, यकीनन है, लेकिन इस वक्त हमारे मसाइल ये भी अपनी माजी जगह है, दुरुस्त आप उससे हाँ इतराफ़ हाँ करते हैं बिल्कुल, ना? क्यों नहीं, किसको, ठीक, किस मुसलमान ठीक, को ठीक, उसका जो है इनकार किया जा सकता है। लेकिन बहैसियत एक प्राइम मिनिस्टर के इस मुल्क को, इस मुल्क के मसाइल को हल करने की ताकत भी वही रखते हैं, इसलिए हम सबकी जिम्मेदारी है कि अपनी बात स्ट्रांगली जितना हो सके हम उन तक आपने भी पहुंचाएं। एज ए प्रधानमंत्री बुलाया जी, है, as a क्योंकि वो मुल्क के प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री है, इसलिए बुलाया इसलिए है। हमने बुलाया है, कौन और क्योंकि हम अगर कोई भी होते तो आप जी, बुलाते, बिल्कुल ऐसा है, बुलाते, ठीक है। बिल्कुल बुलाते। मौलाना अब्दुल हमीद नूमानी साहब, जी, क्या कहेंगे आप? ये बिल्कुल सही है। देखिए, किसी भी तंजीम या जो है संगठन के बारे में उसकी एक पॉलिसी होती है कि जो है हम किसको बुलाएं किसको न बुलाएं, वो जो है ज़रूरत हालात के हिसाब से है। लेकिन यह है कि आपको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जो है वो संघ के जो है वो कामयाब जो है प्रचारक और मुबल्लिग रहे हैं, लेकिन और वो इनका कहना उन्होंने है कि उससे हम अलग हमने नहीं किया एज ए है। प्रधानमंत्री, और उन्होंने जो अगर बिहार प्रधान में जो है वो हुजूर SC, वाला ST को कोई भी रिजर्वेशन को प्रधानमंत्री लेकर जो होता बयान दिया है। और अगर उन तक इनकी रसाई होती तो ये बुलाते, नहीं, कोई भी प्रधानमंत्री होता, मैंने ऐसा कहा कह रही है। कि इन्होंने जो गलत किया है, इन्होंने अपने हिसाब से बोला कि ये जो है बोला कि हम जो कुछ मैसेज जो उन तक पहुंचाना चाहते हैं, हम अभी जो है ये नहीं समझ रहे हैं कि हमारी फिक्र से और हमारे मकसद से है वो जरूरत भर भी जो है वहाँ हम आ गए या करीब आए हैं। हाँ। इसलिए हमने नहीं बुलाया, हम नहीं समझ रहे थे कि वो जो है आगे जो हमारे नहीं तो लिए आप मुफीद ये नहीं, होंगे। आपने बुलाया नहीं और आप ये नहीं समझ रहे थे कि बुलाने की जरूरत है, लेकिन मसले का हल कहाँ है? नहीं, हल जो है हल उन्हीं के पास है। आदमी जो है पार्लियामेंट में बोलता है, पार्लियामेंट के बाहर होता है, वो जो ट्वीट भी करते हैं जो है प्रधानमंत्री वजीर आजम जो है वो सब आपको पता, वो और हमने जैसे कहा उन तक जो है वो बात पहुंच गई। तो उनकी जिम्मेदारी है कि आप जो है 22 महीने से मुसलसल जो है कह रहे हैं, अमन की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, और जो है सूफी इस्लाम की बात आप कर रहे हैं। जब वो बाहर गए थे तो वहां भी उन्होंने सूफी इस्लाम की जो बात की थी, लेकिन यह कि उसके बाद भी उनके लोगों ने, उनके खुद जो है आदमी ने कहा कि जब तक जो है इस्लाम है तब तक जो है वो दहशत गर्दी जो ठीक है, खत्म घर में नहीं अगर होगी। कोई बच्चा और उसके- बदमाश हो जाता है और- तो उसको समझाते नहीं, हैं, नहीं, निकाल थोड़ी देते हैं। चलिए, नहीं, जब आप समझा नहीं रहे हैं, कार्रवाई नहीं कर रहे, तो सवाल तो पैदा हो रहा है ना कि कहीं आप ये मेरी पुष्टि न कर रहे हो। ठीक है। इतना मामला मासूम नहीं है जहाँ ठीक पे है। पोलराइज इतना किया जा रहा है हल्का मामला नहीं है ये। सोसाइटी जैसा को। आप समझ सोसाइटी रहे हैं। को हिंदू मुस्लिम के नाम पे कौन पोलराइज कर रहा हाँ। है? इलेक्शन के फायदे हासिल करने के लिए कौन दरारें पैदा कर रहा है मुल्क के समाज के अंदर में? उसकी क़यादत कौन कर रहा है इस मुल्क में? ये इन सब चीज़ों को आप अंदाज नहीं कर सकते हैं। देखिए मसला क्या है। अच्छा ठीक है मौलाना, देखिए 21वीं सदी है, हम लोग आज भी कॉन्फ्रेंस करते हैं, पहले जलसा जुलूस करते थे, अब उसको थोड़ा सा अच्छा करके कॉन्फ्रेंस का नाम दे दिया है। लेकिन आपको क्या नहीं लगता ये कॉन्फ्रेंस हुई, ख़त्म हो गई, फिर सब अपने अपने घर, एक पैगाम देने की कोशिश की, पैगाम जहाँ तक
पहुंचना था पहुंचा, नहीं पहुंचा, लेकिन फोकस करने की ज़रूरत है, उसका आउटपुट क्या निकल के आता है, ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती है। क्या आउटपुट रहा, मैं अगर बात करें आपके प्रोग्राम की तो? ये तो ऐसे ही है कि हमने सफ़ेद कपड़ा पहना हूँ, ये गंदा होता रहता है, गंदगी का और गर्द का काम है कि आ करके बैठता रहे, हमारा काम ये कि साफ। अब ये है कि वो बैठती ही रहेगी, उसकी वजह से हम छोड़ दें कि ये गंदा ही रहे, तो ये तो बड़ी मुश्किल चीज़ हो जाएगी, बल्कि ऐसा नासूर हो जाएगा कि उसको कोई धुल नहीं सकेगा। इसलिए हम इन कॉन्फ्रेंसों को बहुत ज़्यादा मुफीद समझते हैं। पूरी कौम के अंदर एक जोश वलवले के साथ उसको सोच समझ करके लोग हाजिर होते हैं, कहने वाले कहते हैं, एक मैसेज जाता है, एक हलचल होता है, हर आदमी उस पर सोचने पर मजबूर होता है। और जितनी प्लानिंग ये मुस्लिम तंजीमें जो कॉन्फ्रेंस करती हैं या कोई हुकूमत करती है, जितनी उसकी प्लानिंग होती है, उस प्लानिंग को और ज़्यादा महमेज लगाने के लिए और ज़्यादा उसको हरकत व नशात से दो चार करने के लिए होती है। नहीं है कि एक वक्ती तूफान आया और बह करके ख़त्म हो गया, बल्कि हमारी जो प्री प्लानिंग है, हमारे मकासिद हैं, उन मकासिद को एक तो आगे बढ़ाना है, दूसरे ये है कि उसमें तवानाई और कुव्वत बख्शना है। क्या ये और हमने महसूस किया है कि किसी भी तंजीम ने भी कोई कॉन्फ्रेंस की है तो उसके वाज़ेह असरात बाद में नजर आए हैं। हकीकत ये है कि उसमें जितनी बुराइयां हमने मुआशरे में पाल रखी हैं, और उसके मुकाबले में अभी हमारे कासिम भाई ये जो कह रहे थे कि खुद घर के या मुल्क के रखवाले हों या अंदर के जो इस्लाह करने वाले हों, वो खुद ही जब एक तरह से बैठे हुए हों, तो ऐसे में हम चाहें कि एक कॉन्फ्रेंस में उसी के कल होकर के हम कोई इनकलाब देख लें, कोई ऐसी तब्दीली देख लें जो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मौलाना हम पहली दिन से पहली बार कोई कॉन्फ्रेंस किया है, मतलब साल में नहीं तो 10-15 बड़ी कॉन्फ्रेंस हो जाती है मुल्क भर में, होती है ना? 10 का इतने बड़े मुल्क में तो मेरे ख्याल से ज्यादा ही हो जाता है, सैकड़ों कॉन्फ्रेंस होती है। बल्कि अगर ये कह लें कि रोजाना 30 स्टेट तो हर महीने अगर कहें हफ्ते में, अगर हम बात करें तो हफ्ते में एक बड़ी कॉन्फ्रेंस हो जाती है। लेकिन ये कॉन्फ्रेंस होती है, खत्म हो जाती है, फिर मामला जूं का तू रहता है, कोई असर नहीं पड़ता है। क्या जरूरत, हमें ये लगता है कि जो लोग हैं वो मसलक को भूल रहे हैं, या दीनी मजहब से दूर हो रहे हैं, या मजहब की तरफ हम रागिब करने के लिए इस तरह की कॉन्फ्रेंस करते हैं। क्योंकि इस तरह के जो बड़े मुद्दे हैं, जो आपने कही दहशतगर्दी है, ये मुद्दे तो कॉन्फ्रेंस से मुझे नहीं लगता कि ख़त्म होगी या फिर इस तरह का, क्योंकि सारे आप अइम्मा कराम और खुतबा कराम से एक बात सर्कुलर जारी करके कर सकते हैं कि भाई तमाम अइम्मा और खुतबा अपने मसाजिद में इस बात का ख्याल रखें, तकरीर में इस बात का ख्याल रखें कि दाइश के ख़िलाफ़ जो लोग सामने आ रहे हैं या जो लोग वरगलाने में आ रहे हैं, उसको समझाएं बुझाएं, और जैसे भी समझाना बुझाने का तरीका है उसको तो हम लोगों ने बहुत किया। हम लोगों ने तो उसको सर्कुलर भी जारी किए, और उसके बाद सिम्पोजियम भी किए, सेमिनार भी किए, और उसका एक इज्तिमाई था कि हमारे कम से कम मरकज़ी जमीयत अहले हदीस सिंध की बात मैं अर्ज करूंगा, और तंजीमों का के साथ भी होगा कि 23 स्टेट में जो हमारे ये हैं उनको इकट्ठा करके, और उसके साथ उलमा और इमामों के साथ अवाम भी आ रही है, और उस वक्त आप जैसे मीडिया के लोग भी पहुंच जाते हैं। हमने कितने सर्कुलर जारी किए हैं, ये जो मीडिया वाले आकर के ले गए हों या हमने भेज दिया है तो उसको कोई किसी तरह की अहमियत दी हो, लेकिन इसमें देखा कि आप आए, आपने उसको देश का मुद्दा समझा, दीन धर्म का मुद्दा समझा, इंसानियत का मुद्दा समझा। तो आप सिर्फ अपने किरदार को इस हैसियत से देख लें तो कहें कि नहीं, कॉन्फ्रेंस बहुत जरूरी हो जाती है कि हम जैसे लोग भी भाग के आते हैं जो पैसा देने पर भी कभी नहीं आ सकते। ठीक है, अंदर अब आखिरी सवाल सबसे जारी छोटे जी आप बताइए बहुत जल्दी मुख्तसर। मैं ये कह रहा हूँ असल में कि एक साहब जो है ये एक दूसरे साहब पे एतराज कर रहे थे कि ये लोग तकरीरें करते हैं, तकरीरों से कुछ नहीं होता। वो तकरीर कर रहे थे कि भाई ये तकरीरों से कुछ नहीं होता, तो उन साहब ने कहा कि आपको भी इसके लिए तकरीर करनी पड़ेगी ये साबित करने के लिए। लेकिन एक लंबे वक्त से हम तकरीर कर रहे हैं, एक लंबे वक्त से तकरीर कर रहे हैं। ठीक है, अब हम बाइंड अप करेंगे, आखिरी मरहला चल रहा है,
जितनी आग लग रही है इस वक्त, चाहे वो अंदर माशरे की बुराई हो या दहशतगर्दी की बुराई हो, वो सब डायलॉग ही और तकरीरी की बुनियाद पर चल रही है। अभी जो आपने बताया इलेक्शन के मौके से इतने भेदभाव हो गए मुजफ्फरनगर का, दुनिया का, ये तो सब तकरीरों के ठीक ही है। सिले में हुआ था। देखिए, तो अब अच्छाई के लिए भी तकरीर ना हो तो क्या होगा? हजरत हम बाइंड अप करेंगे। देखिए, अब तीन बड़ी कॉन्फ्रेंस हुई, सबका एक मकसद था दहशतगर्दी का खात्मा। तो आप लोगों कई बातें सामने आई कि भाई अलग अलग प्लेटफॉर्म से भी आवाजें उठाई जा सकती हैं, हम लोग मुनकिर नहीं है, लेकिन एक अब जगह हम हाँ, हो करके तो ना आप बुलंद करें इस पर और क्या सब राय इकट्ठा है? हो देखिए, जाएं, हमारा एक एक मंच आखिरी से सवाल है, करें। बाइंड अप इस वाला लिए हम सवाल लोग, है खां कि हैं और क्या करते भी हैं, कई अगर हम मुस्लिम मुत्तहिद हो मसला जाएं मुख्तलिफ किसी इदारे हम करते किसी रहे। खास मौजू पर, ऐसा नहीं कि सब स्वागत सारे है। मौजूआत पर, जहां आपके मसलकी इख्तलाफात हैं, मजहबी इख्तलाफात हैं, उनको छोड़ करके जो एक तो कॉमन इशू को लेकर के क्या एक प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकते? तो बहुत मुख्तसर 10 नहीं, सेकंड तो में। मैंने देखा ना, आपको बताया कि सारे लोग पहुंचे थे एक प्लेटफार्म से, सारे नुमाइंदे थे। तो हाँ। आप ये देख रहे हैं कि अगर वो 15 आदमी जो है भटकने वाले हैं और 100 आदमी भटकने वाले हैं, तो आप ये देखिए कि ये जो है कॉन्फ्रेंस से, बातों से वो 75 आदमी रुक जाते हैं, वरना वो 100% लोग आ जाएंगे उसमें। तो ये सब जो मेहनत जो है, चाहे वो तकरीर हो या अमली तौर पे हो या मुलाकात हो, राब्ता हो, सबका कहीं न कहीं जो फायदा होता है। और एक जगह जो इकट्ठा होने का भी जो है, बात सुनने का जो है, वो जहन साजी भी होती, माहौल साजी भी, तो इसका फायदा है। बहुत आप ये नहीं कह मुख्तसर, सकते बहुत जो है- मुख्तसर। आप भी खुश नूरानी साहब बताइए कि क्या मुत्तहिद होकर किसी कॉमन इशू पर हम क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं? खड़े हो सकते हैं, और जब क्यों जब नहीं हो रहे जरूरत पड़ी, जब जब जरूरत पड़ी नहीं, है, आज जरूरत है, नहीं, लेकिन हम वही खड़े मैं नहीं आप हुए, कह रहे हैं, जब अलग जब अलग जरूरत प्लेटफॉर्म से पड़ी उसी है, बात लोग- को रखे हैं। जी, जब जब जरूरत पड़ी है, देखिए मुसलमानों के यहाँ अलग अलग तरह के इशू हैं। आम हिंदुस्तानी मुसलमानों के जो कॉमन इश्यूज हैं, जब भी जरूरत पड़ी है, मैं आपको याद दिलाऊंगा 1972 में जब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बुनियाद पड़ी थी, उस वक्त जरूरत थी कि तमाम मुसलमानों के लोग मुत्तहिद होकर एक प्लेटफॉर्म हुए बॉम्बे की सरजमीन पर, तो वहां आप पर कोई हुए थे। कॉन्फ्रेंस जल्दी करने वाले हैं जिसमें मरकजी जमात अहले हदीस हो और आपकी जमात हो, दोनों एक साथ एक नहीं, प्लेटफॉर्म अभी पर तक आकर तो अभी करें? कोई ऐसा इरादा नहीं है, चलिए, अभी ठीक तो है। एक से फारिग आप हुए कुछ ऐसा इंशाल्लाह सोचते फिर हैं क्या कि सोचते नहीं, हम लोग करते हैं। अच्छा। और करके दिखाते भी हैं। तो करने वाले हैं क्या कि आप आपको यकीन होगा कि मुस्लिम पर्सन आप सूफी हजरात के साथ बैठे और सूफी फिर हजरात तो सूफियत को अगर सही माने में ले, जो तज़किया की बात कही जाती है कि जहाँ सिर्फ बंदा अल्लाह का बंदा हो और अल्लाह के बंदों के साथ ही भलाई सोचे, सिर्फ अल्लाह को खुश करने के लिए, लेकिन जिस तो तरह- इसे कौन मुस्लिम तंजीम है जो नहीं करती? तो आप तसव्वुफ की एक यही रूह प्लेटफॉर्म है। पर आइए, जिस ऑल इंडिया और उलमा तो- मशाइख तो बोर्ड है उलमा उसके मशाइख साथ बोर्ड आप हो, एक साथ हम बैठ तो- करके और भाई ऐलान करें कि हम दहशतगर्दी के खिलाफ हैं। और बिल्कुल, हम लोग तो इसको हमेशा कहते भी रहे हैं और करेंगे इंशाल्लाह, आप जानते हैं और कि- सब इकट्ठे हैं हम लोग इस मामले में, और किसी मंच पर भी अभी आपने जमा किया हम लोग है, और इंशाल्लाह मरकजी जमीयत अहले हदीस या जमीयतुल उलमा या जमात इस्लामी ऑल इंडिया या उलमा मशाइख सूफी बोर्ड। उलमा मशाइख बोर्ड, कोई भी पुकारेगा, ठीक है। इकट्ठा हो जाएंगे सब लोग एक। और डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब 3 मिनट एक्स्ट्रा हो गया है। नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ आपसे कि देखिए, यही तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुसलमानों का मुत्तहदा मुश्तरका प्लेटफॉर्म है, जिसमें हर मसलक, हर मकाते फ़िक्र, हर तंजीम की नुमाइंदगी है। ये तो इसीलिए बना था कि मुसलमानों के दरमियान जो कॉमन मौज़ूआत है उसके लिए एक मुश्तरका जद्दोजहद की जाए, और वो कर रहा है वो काम। अलबत्ता मेरा मानना ये है कि जहाँ तक मुसलमानों के इश्यूज हैं उस पर तो हम लोग मुतफक्किर हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, लेकिन आम इंसानी समाज के सामने जो मसाइल है इस वक्त हिंदुस्तान के, उम्मत मुस्लिमा को बहसत खैर उम्मत के उन मसाइल के हल करने के लिए भी मुत्तहदा कोशिश करनी चाहिए। हमारे बारे में ये राय बन रही है मुसलमानों के बारे में कि इन्हें अपने मसाइल के अलावा मुल्क के मसाइल से, गुर्बत से, बेरोजगारी से, करप्शन से, जुल्म ज़्यादती जो इंसानों पर हो रही है, उससे कोई खास दिलचस्पी नहीं है। ठीक है। तो ये सिचुएशन को हमें बदलना चाहिए, और इस काम के लिए अगर हम मुश्तरका जद्दोजहद करेंगे तो एक बहुत ही सही मैसेज इस मुल्क में जाएगा। देखिए, हमारी बातचीत में यही खुल करके सामने आया कि जो भी मसाइल हैं और उसमें जो अहम मसला है उस पर, जिसको कॉमन इशू कह सकते हैं, कॉमन इशू पर तमाम जो भी मिली तंजीम है उसको एक प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी आवाज़ रखनी चाहिए ताकि आवाज़ सुनी जा सके। बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे दीजिए इजाज़त, आदाब।